वेलकम टू द सुबह डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास को छोड़ा था। ठीक है, अब नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ओपनिंग एंट्री। क्लास का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री में क्या होगा कि जो भी आपने बैलेंस शीट में दे रखे अकाउंट्स, बैलेंस शीट हमने बनाई थी अभी, उसमें फर्नीचर, डेटर्स जितना भी था और लायबिलिटी साइड थी। ठीक है, अब उन सबका बैलेंस कहाँ लिखने का, तो क्या एंट्री बनेगी, जो भी हमारे असेट्स है वो हमेशा क्या होंगे, डेबिट, और जो हमारी लायबिलिटीज होगी क्या होगी, क्रेडिट। बस ये ओपनिंग एंट्री बन गई। ठीक है, फर्नीचर, डेटर्स, बैंक, ये सब कैश क्या है कि आपके असेट्स है, तो असेट्स का हमेशा बैलेंस ही क्या होता है, डेबिट। इसलिए सबको क्या कर लिया, अकाउंट को डेबिट टू जो भी हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आया है, कैपिटल आया, लॉन्ग टर्म लोन्स आए, क्रेडिटर्स है, वो क्या हो गए, क्रेडिट। तो डेबिट टू क्रेडिट किया, ये एंट्री होती है हमेशा। डेबिट हमेशा ऊपर आते हैं और क्रेडिट हमेशा नीचे आते हैं। तो बैलेंस शीट में असेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होती है, डेबिट आपकी, और लायबिलिटीज क्या होती है आपकी, क्रेडिट। तो जितनी भी असेट्स है, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज। ठीक है, एंट्री यही है। ओपनिंग एंट्री कोई पूछे तो क्या बनाना है आपको, ओपनिंग एंट्री में जो भी बैलेंस शीट में आपने अकाउंट्स लिखे हैं उन सबकी ओपनिंग एंट्री में क्या होगा कि जितने भी अकाउंट्स डेबिट साइड में, जो भी असेट साइड में है वो सबको असेट डेबिट कर दो, और जो क्रेडिट साइड में देख रहा है, लायबिलिटी साइड में देख रहा है, वो क्या कर दो, क्रेडिट। बस आपकी ओपनिंग एंट्री खत्म हो गई। ठीक है, क्या लिखा है, जो भी आपके बैलेंस शीट में अकाउंट्स आए वो कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गए, एक ईयर से अकाउंट, एक अकाउंटिंग ईयर से दूसरे अकाउंटिंग ईयर, तो इसलिए उनकी ओपनिंग एंट्री क्या हो गई, ये वाली चीज। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री में क्या हो जाएगा कि अकाउंट एकदम उल्टे हो जाएंगे। आई चीज समझ में, बस इतना सा टॉपिक है कि ओपनिंग एंट्री का अगर क्वेश्चन पूछे ओपनिंग एंट्री कैसे लिखनी है तो आपको बताना है, एक रेफरेंस मांग के, सिर्फ एग्जाम्पल इसने माना है, इसने क्वेश्चन चला अपने वो, आप भी एग्जांपल मांग के कुछ भी कर सकते हो कि हमारे पास स्टार्टिंग में फर्नीचर इतने, डेटर्स इतने, बैलेंस बीआर इतने, कैश इतना, ठीक है, और कैपिटल इतनी है, क्रेडिटर्स इतने हैं। अच्छी समय ये एंट्री करनी है आपको, असेट्स को डेबिट करना है और लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। बस इतनी सी चीज़ है ओपनिंग एंट्री में। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर खत्म हुआ, ये सब समरी नोट्स है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, बहुत इजी है। इसमें क्या बोला, इसने आपको क्या निकालना है, इसमें फ्रॉम द ईयर दिस मालूम था, कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी निकालना। ठीक है, जीपी कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, नेट सेल्स दे रखा है, नेट परचेज दे रखा है, और ओपनिंग स्टॉक देगा और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है। ठीक है, आपको जीपी निकाला। अब जीपी कहाँ से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड मार्च 31, 2017। ठीक है, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। Trading account for the year ended 31 मार्च 2017, है ना। पर्टिकुलर अमाउंट जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम लोग लिख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, नेट सेल्स दे रखी है ना। क्या करेंगे यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज और बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस। आप इसको फॉर्मूले बेस से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट से भी हम लोग कर सकते थे। आई चीज में अब अमाउंट लिख लिया हम लोग, ओपनिंग स्टॉक कितने का, 15 लाख का। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने आपके, 80,000 के, जीरो के नीचे जीरो, वंस के नीचे वंस, है ना, इसे ध्यान रखना। परचेज कितनी की आपने इस साल, 15 लाख। सेल्स कितनी की आपने, 40 लाख की। और लास्ट मंथ में आपको क्लोजिंग स्टॉक ले रहा है कितने का, 2,50,000 का। कितनी किस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको, इस साइड की ऑफकोर्स, जिस साइड का ज्यादा है वो पहले लिख लिया हमने। दोनों में से चेक करना है किस साइड का ज्यादा है ना, इस साइड का ज्यादा था, क्रेडिट साइड का, हमने इस साइड लिख लिया। ठीक है, ये क्या आपका डेबिट और ये क्या आपका क्रेडिट। आई चीज में
फिर अब इधर कमी पड़ रही है तो इस साइड आएगा तो क्या आता है जीपी और इस साइड आता है क्या आता है जीएल, है ना। तो क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 42 में से 15 15 30, 30 लाख 80,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 11,70,000। आगे चीज समझ में, बस इस तरह से आपको करना था। निकालना जीपी निकालना, जीपी निकालेगा ये, जीपी निकालेगा फॉर्मूला भी हमको पता ही है ना, उससे भी निकाल सकते थे हम लोग, या फिर अकाउंट बना के जो आपको इजी लगे वो आपको करके कर सकते हैं। आई चीज में पहला हुआ क्वेश्चन क्लियर। और इस साइड क्या था हमेशा जीपी और इस साइड क्या था जीएल जीएन ना, ग्रॉस लॉस, क्लियर। अब पहला एग्जांपल तो पहला न्यूमेरिकल तो हो गया। फिर सेकेंड वाले में इसने क्या बोला है कि आपको बैलेंस दे रखे, जैसे सपोजा के आपको कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी वो बताया इसने। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, माल बेचने के लिए कितनी की लागत है ना, सेल करने के लिए कितने का माल पड़ा आपके पास, एक तो वो, और आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना माल बेचा, एक वो चीज। एक क्या निकाला, जीपी, जीपी निकाले हम लोग। देखो इसने पहले निकाला कितना अवेलेबल है आपके पास, स्टार्टिंग में गुड्स कितना अवेलेबल है वो इसको पता है ना। फिर उससे दूसरी लाइन में क्या पूछा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने माल कितना बेचा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना ड्यूरिंग द ईयर, है ना, कितना का माल बेचा आपने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, क्रेडिट और कैश दोनों परचेज दे रखे, परचेज तो दोनों ही, नेट परचेज कैसे निकलती है, कैश प्लस क्रेडिट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, निकाल पहले नेट परचेज निकाल देते हम लोग। नेट परचेज कैसे निकालेंगे, कैश प्लस क्रेडिट परचेज, क्लियर। कैश कितनी है आपके पास 3 लाख की, प्लस क्रेडिट कितनी है 7.5, कितने के हो गए, ये तो आपके पास नेट परचेज। फिर बोला क्रेडिट सेल और कैश सेल्स। अब हम लोग फिर से नेट सेल, कैश प्लस क्रेडिट, ये आपको सब अपने वर्किंग नोट में दिखाना है ना। जितना एग्जाम में आप क्वेश्चन को एकदम बारीकी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे उसी तरह से आपकी हैबिट भी बढ़ेगी। और 12th क्लास में स्टेप मार्किंग भी है ना अपन को, तो ये भी स्टेप के नंबर मिल सकते हैं। बाई चांस आपका लास्ट में अल्टीमेट थोड़ा सा आंसर इधर उधर हो जाता है तो भी इनके भी नंबर मिल सकते हैं। वो एग्जामिनर चेक करेगा कि अच्छा इसको कुछ तो परफॉर्म करना आता है, जो आपको आता है वो अच्छे से बताना आपको। आई चीज में कैश सेल्स कितने का है 4 लाख का, प्लस क्रेडिट सेल कितने की है 12 लाख की, नेट सेल कितनी हो गई 16 लाख की, ये तो हमने निकाल दिया, हमको दिख रहा है। फिर वेजेस, सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, परचेज एंड रिटर्न, ठीक है। अब सैलरी किसका पार्ट है आपका, पीएनओ का पार्ट है, तो अभी इसका कुछ काम है नहीं, इसको स्किप कर देंगे हम लोग। फिर क्या बोला इसने आपको निकालना है क्या, परचेज रिटर्न, मतलब कि नेट परचेज कैसे निकलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन देखा, देखा गड़बड़ हो गई ना। अब परचेज रिटर्न कितने की 10,000 की, तो आपकी नेट परचेज है कितने की 10,40,000, ये आपकी क्या है नेट परचेज, ठीक है। अब आपको निकालना है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, है ना। पहले क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, है ना। माल बेचने के लिए कितने अवेलेबल है आपके पास गुड्स, है ना, कितना गुड्स अवेलेबल माल बेचने के लिए, क्या क्या होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स का कैसे निकालते थे फॉर्मूला हम लोग, ओपनिंग स्टॉक, है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का 25,000 प्लस 10,40,000, क्या क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। कितना आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है
25,000 का प्लस परचेज कितने की 10,40,000 के और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के आपके वेजेस कितने का 1 लाख का। चार के 5 6 65 ठीक है 10 रुपये की 11 आ गए ना ठीक है। ये क्या आएगा आपका इसने क्या बोला कितने का गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल के लिए माल बेचने के लिए आपके पास कितना का गुड्स अवेलेबल है क्या क्या अवेलेबल है तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो स्टार्टिंग में आपके पास था वो और आपने और इस साल ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना किया वो भी फिर और आपने खर्चे कितने किए उस पर ठीक है। इससे क्या निकलेगा आपके पास कितना गुड्स अवेलेबल है माल को सेल करने के लिए कितना गुड्स कितने सामान अवेलेबल है सेल करने के लिए क्या क्या होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आई चीज में फिर दूसरी लाइन में क्या बोला इसने कि निकालना है कितना का माल ड्यूरिंग द ईयर आपने बेच दिया तो बेचा मतलब क्या जितना क्लोजिंग स्टॉक बिका होगा वो कहाँ गया हमारा ठीक है। ये तो क्या निकलेगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब दूसरे पार्ट में क्या निकालना है कितने का ड्यूरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है ना आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना माल बेचा ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था वो प्लस आपने नेट परचेज कितने की वो और प्लस आपने डायरेक्ट एक्सपेंस कितने किए वो और माइनस आपने इस साल कितने का माल बेचा कितना रिमेनिंग रहेगा ना। देखो इस साल इतना माल था आपके पास फिर उसमें से आपने कुछ माल बेचा होगा तो वैसे तो क्लोजिंग में कितना रह गया आपका स्टॉक उससे जितना बचा जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपने इतने एक साल में इतना माल बेचा ठीक है। कितना आया था ओपनिंग स्टॉक कितना फिर से वही 25,000 10,40,000 प्लस 1 लाख और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 30,000 का कितने का आ जाएगा 11,65,000 में से 3 गए ठीक है रुपीज में आ गई चीज हमने। ये तो निकल गया आपको सेकंड पॉइंट भी ठीक है पहला और दूसरा। अब तीसरा पॉइंट क्या बोला इसने जीपी निकालना है। अब आपको इसमें फॉर्मूला बनाना तो फॉर्मूले से कर दो वरना इससे करना है तो उससे कर दो ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था जीपी बराबर कैसे निकालते थे आप लोग आपको इससे करना है तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी हम लोग कर सकते हैं ना जीपी निकालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या जितना हो सके आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की सोचो। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आपके अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगेगा पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने ना तो उसकी आपकी हैबिट हो जाएगी और आगे यही काम आना है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं अच्छी समझ तो टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज है ना लेस करने का परचेज रिटर्न लेस परचेज रिटर्न कितने के 10,000 के टोटल आपने परचेज कितनी की थी 11,50,000 की आ गए 10,40,000 बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक और तो कुछ है नहीं और टू डायरेक्ट एक्सपेंस शायद 10,000 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक 30,000 के सेल्स आपने की है टोटल 16 लाख की ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा है 25,000 का ठीक है। किस साइड का ज़्यादा आ रहा है आपका इस साइड का
अब इस साइड कमी बढ़ रही है तो किस नाम से आएगी, 2 GP बैलेंसिंग फिगर, है ना। कितने का आएगा, 16,30,000 में से गए तो 1 15, 16 में से 10 गए तो 6 में से गए तो 5, फिर कितना आएगा, 4,15,000। ये क्या आपका GP रेशियो, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। सेकेंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट। ऐसी चीज में दो बस ये चीज थी, तो कितना गुड्स अवेलेबल, अगर कोई क्वेश्चन आपस से पूछे कितना गुड्स अवेलेबल, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करना है। और पूछे आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना माल बेचा, तो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपने इस साल माल बेचा। ऐसी चीज में दो न्यूमेरिकल क्लियर। अब तीसरा न्यूमेरिकल में इसने क्या पूछा, नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा, ठीक है। हम लोग क्या बोला इसने, फाइंड लेते हैं क्वेश्चन को। क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है, GP निकालना और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट मिसेस राजीव सन्स ऑफ द ईयर। तो क्या लिखोगे, तो ये GP निकालना और OP निकालना है, तो क्या GP के लिए क्या बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इन द बुक्स ऑफ MS राजीव एंड सन्स, है ना। इन द बुक्स ऑफ MS राजीव एंड सन्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखे इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, नेट सेल्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहले क्या निकाला, GP निकालने के हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे करने का, क्या लिखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, जितना जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपने एग्जाम में, क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक कितने का, 50,000 का। फिर नेट सेल्स डायरेक्ट इसने दे रखी थी, आपको क्या लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट लिखना है ना, वरना माइनस करते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। कितने की, 11 लाख की। परचेज सब नेट दे रखा है आपको, कितने की परचेज, 6 लाख की। डायरेक्ट एक्सपेंस अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू फायर, क्लोजिंग स्टॉक अपना पार्ट है। बाकी ये दो जो चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है और लॉस हुआ है, वो सब किस में जाएंगे, आपके P&L का। ये दोनों पार्ट किसके, P&L के, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अपना है, क्लोजिंग स्टॉक अपन लोग लिख लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई चीज़ अपना कितने का क्लोजिंग स्टॉक, 70,000 का। तब आपको निकालना क्या है, सबसे बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम लोग निकाल देते, टोटल कर लेते पहले। तो किस साइड की ज़्यादा आ रही है, 11,70,000। ठीक है, 2 GP बैलेंसिंग फिगर। आई चीज़ में देखो कितना आ रहा है, 11,70,000 में से 60 गए, तो 60 तो 11,10,000, 10,000, ओके। कितना रहेगा, आंसर आएगा अपने पास 4,60,000 का। ग्यारह लाख 70 में से पहले तो 60 चले गए, तो 11,10,000, फिर 6,50,000। इधर 11 में से 5 गए तो 6, इधर रह गए 4, ठीक है। आ गया 4,60,000। अब ये 4,60,000 वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर, तो बाय GP 4,60,000 और लॉस कितने का होगा, 20,000 का, तो 60 में से 20 गए। फिर और क्या क्या खर्चे आपके, क्या एक तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेविंग और लॉस ड्यू टू फायर, ये 3 चीज़ अपने काम की। ये सब चीज़ बस क्या, लॉस ड्यू टू फायर एक तो ये आ जाएगा। तो नहीं आपको क्या निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, देखता हूँ 2 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और 2 सेलिंग, ठीक है। कितने का है? 45 और 65, कितनी टोटल हो रही है? 6 4 10 11, 1 6 4 10 और 11, में से 5 6 में से 3,50,000 आ गया। तो 2 क्या आया? 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर है ना, किस नाम से? 3,50,000। टोटल कितने आ गए? 4,60,000 की। आई ये चीज़ समझ में आपको? इसने क्या बोला आपको? देखो जीपी निकाला, जीपी हमने निकाल दिया 4,60,000, ठीक है। फिर से क्या बोला आपको? और करना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीपी ट्रांसफर क्या है? जीपी में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऐसा प्रॉफिट जो आपको कमाई से होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस क्या है? अपने गुड्स पे आपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के गुड्स को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चे किए वो सब इसमें आएंगे। तो ये क्या निकल गया आपका? टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई चीज में ये वही चीज़ क्लियर। अब फोर्थ वाला क्या बोला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा आपको इतना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना देगा? 17 लाख का। फिर इट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम वर 1,50,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वर 3,75,000। तो आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ठीक है। 17 लाख प्लस आपको करना है 3 लाख, 17 के बाद 18 20 लाख 75,000 माइनस 1,50,000, 17 18 18 में से 3 गए, दस में 5 5 5 13 में 14 13 में 7 3 में 3 6 में 4 के बाद हाँ 14 लाख 75,000 आ गया आंसर, ठीक है। देखो क्या करने का है बता देते आपको। पहले निकाला कि आपको नेट प्रॉफिट निकालना है ना। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट। तो अब हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आपका कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्लस जो आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम की है वो, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमको याद है नॉन ऑपरेटिंग क्या था, है ना। ऑपरेटिंग तो क्या है? जो बिजनेस, जैसे कि मेरा बिजनेस है मशीन को बेचने का, तो मशीन को बेचने से जो भी पैसा की कमाई होगी, है ना, वो क्या? ऑपरेटिंग इनकम। फिर और मशीन पे खर्चे जो भी करूँ वो कैसे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नॉन ऑपरेटिंग क्या? ऐसे बिजनेस में कभी कभार होने वाले खर्चे, है ना, जो रेगुलर इनकम नहीं है हमारे। जैसे कि मेरी मशीन को बेचना मेरा काम है, पर मैं अपना फर्नीचर भी कभी कभार बेच देती हूँ साथ साथ में ना। जो मेरा काउंटर था वो मैंने बेचा, फिर उससे कमाई की है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे आपने मशीन को बेचा, होता को रेगुलर धंधा था, धंधे में जैसे आपको गुड्स है उसको बेचे जो भी कमाई करें वो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग। और नॉन ऑपरेटिंग क्या करेंगे? गुड्स को, आपके स्टॉक को बेचने के अलावा जो भी आपने कमाई की है, जैसे आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा था तो डिविडेंड इनकम मिली आपको, तो डिविडेंड इनकम क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर आप किसी को कमीशन दे रहे हो, है ना, किस पे? गुड्स को बेचने पे कमीशन दे रहे हो तो ऑपरेटिंग ही है। पर जैसे आपने मशीन को बेचने, फर्नीचर बेचा, उससे आपको लॉस हो गया है तो कैसा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है। पहले क्या नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लेस करना ऐड करनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लेस करना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट कितने का है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का है? 17 लाख का, प्लस अपने सर इनकम कितनी की नॉन ऑपरेटिंग से? 1,50,000 की, और खर्चे कितने किए? 3,75,000 के, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? 14,75,000 रुपए। ये क्या आपका नॉन नेट प्रॉफिट। आई चीज समझ? क्लियर?
अब एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो बहुत सारे शायद हमारे पास है 10 या 12 तक है ना, 10 या 11 तक है। हम लोग इस क्लास को जैसे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग हमने देख रखी है और हमारे एग्जाम क्वेश्चंस बहुत सारे 13 तक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कल एक क्वेश्चन और सॉल्व, कल एक बड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और फिर कंटिन्यू करते क्लास को, फिर नेक्स्ट चैप्टर तक हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। कल एक और कंटिन्यू क्लास करेंगे। थैंक यू गाइज।